हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शर्मा आप सभी के लिए फिर से डेली क्लास लेके आया हूं शाम को 4 बजे। इस प्रीमियम में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सभी के लिए हम कंप्लीट 10 चैप्टर कवर करा चुके हैं। 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा बेटा मेजरमेंट, यानी ये सब हमारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 11वां चैप्टर, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। बड़ा लाजवाब, बड़ा मस्त चैप्टर है। बड़ा प्यार से और ईमानदारी के साथ लेना है दोस्तों। वर्क पावर एनर्जी एक बहुत अच्छा चैप्टर है और हर कंपटीशन में इसका क्वेश्चन जरूर मिलता है। बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो कंसेप्ट आता है और क्वेश्चन जो आता है वो आता है वर्क पावर एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी को अगर हम देखें, बेटा ध्यान देना, वर्क पावर एंड एनर्जी, इसको हम इंट्रोडक्शन में लेके आ रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले जो चीज आई वहां से लेकर मैं एनर्जी और पावर तक की पूरी कहानी इस स्लाइड पर बताने वाला हूं। एक बार बड़ा रस के साथ अच्छी तरीके से समझिएगा, विश्वास कीजिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आया डिस्प्लेसमेंट। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यह आपका प्यारा साथी रहा है, डिस्प्लेसमेंट। फिर आया टाइम। अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो मिलती है वेलोसिटी। दोनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे तो क्या मिलती है? वेलोसिटी। कॉम्बिनेशन को मैं अलग कलर से सब समझाऊंगा। बेटा, वेलोसिटी को अगर हमने विद टाइम काम किया, विद टाइम पूरा लिख देते हैं ना, विद टाइम काम किया तो मिला एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन को मैंने विद टाइम काम किया, विद मास काम करते हैं हम, क्योंकि अगर किसी वस्तु में एक्सेलेरेशन है और मास है तो फोर्स को डिफाइन करेगा ये। तो मेरे पास विद मास काम किया, राइट, तो मिलेगा फोर्स। अगर मैं फोर्स को विद डिस्प्लेसमेंट काम करता हूं तो मेरे को मिलेगा वर्क। और वर्क को मैं अगर एवरेज कर देता हूं तो मेरे को मिलेगी एनर्जी। और एनर्जी को मैं विद टाइम काम करता हूं तो मेरे को मिलेगी पावर। ये पूरी हिस्ट्री है बेटा डिस्प्लेसमेंट से लेकर। आइए इसको हम एक बार और प्यार से अलग तरीके से समझते हैं। बेटा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी। जानते हैं आप, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इनटू मास होता है फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वर्क। एवरेज ऑफ वर्क जो होता है वो होती है एनर्जी। वर्क इनिशियल प्लस वर्क फाइनल अपॉन 2। एनर्जी का अगर हम टाइम से भाग दें तो मिलती है हमको पावर। ये हमारी पूरा इंट्रोडक्शन वर्क पावर एनर्जी का। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें समझना है। यहां से पूरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है और हम पढ़ चुके हैं यहां से यहां तक की पूरी कहानी, फोर्स तक की। फोर्स के बाद वर्क, वर्क के बाद एनर्जी और एनर्जी के बाद पावर हम समझने वाले हैं। और आज की इस छोटी सी क्लास में पूरा खत्म करने वाले हैं पूरे वर्क को। दोस्तों, बहुत ही प्यार से समझेंगे तो आपके लिए एक पॉइंट आया कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि जो वर्क है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। मैं कहना बना रहा हूं आपको कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पहली बात तो ये, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। आपके लिए एक और बात, दूसरी बात जो आपको ध्यान देती है कि जो वर्क है इसके बारे में समझना है कि इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मैक्सिमम होता है एफएक्स और मिनिमम होता है जीरो। ये हमने 2-3 बातें समझी हैं, यहां से हमारी वर्क की शुरुआत हो रही है। बहुत ही प्यार से और ईमानदारी के साथ समझेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क देखने से पहले हमें वर्क को एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने आपके लिए बोला कि ये एक प्लेटफॉर्म है
प्यारे दोस्तों बड़ा प्यार से समझें, ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर इस प्लेटफॉर्म में ये एम मास का प्लेटफॉर्म है और यहां से फोर्स एफ लगाया, अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्प्लेसमेंट ले गया, क्या ले गया? एक्स डिस्प्लेसमेंट ले गया। ये सेंटर ऑफ मास जो है यहां से यहां तक खिसक गया, तो वर्क डन जो होता है वो होता है एफ इंटू एक्स। बेटा क्या होता है? एफ इंटू एक्स होता है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स ऑब्जेक्ट के इस प्रकार लग रहा हो कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में खिसके। कभी कभी क्या होता है कि हम फोर्स को किसी एंगल पर भी लगाते हैं और ज्यादातर हम एंगल पर ही लगाते हैं। तो मैंने इस चीज को देखा, तो मेरे पास अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स ऐसे लगाया, तो इस फोर्स के दो फैक्टर होंगे बेटा। एक फैक्टर होगा बेटा ये एंगल थीटा है। मैंने आपको समझाया है कि एंगल की साइड में कौन आता है? कॉस आता है। तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और नीचे इसको दबाएगा, कंप्रेस करेगा एफ साइन थीटा। अगर यह डिस्प्लेसमेंट एक्स ले रहा है तो यहां पे जो वर्क होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, क्योंकि आगे खिसकाने वाला कौन है? एफ कॉस थीटा। तो यहां से वर्क डन जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा। और मैं जानता हूं फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और दोनों के बीच में कॉस आ रहा है। क्या सिद्ध होता है? पक्का इसमें क्या काम होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। तो एफ डॉट एक्स आ जाएगा। दिस इज वर्क। मेरे साथियों ये मेरे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया, एफ डॉट एक्स। बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला, बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला जो आपको समझना है वर्क के लिए। तो ओवरऑल मुझे ये बात पता चली कि वर्क का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास, यहां देख लीजिए, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एक्स। इसको हम डॉट को कवर करते हैं तो एफ एक्स कॉस थीटा। दिस इज जर्नल फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट फॉर वर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इससे अगली बात जो आती है वो सिंपल आती है, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो बेटा थीटा के आधार पर वर्क को बांट दिया है तीन भागों में। तीन भागों में वर्क को बांट दिया है बेटा, बड़ा प्यार से समझना, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो होता है पॉजिटिव वर्क। क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू में वर्क। एक होता है नेगेटिव वैल्यू में वर्क, और एक होता है जीरो वर्क बेटा। क्या होता है? जीरो वर्क होता है। अगर हम गौर दें इस चीज पर कि पॉजिटिव वैल्यू में वर्क क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? पॉजिटिव वर्क का सीधा फंडा है कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो ये जो थीटा है, अगर थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच में है, 0 भी चलेगा, π/2 नहीं चलेगा, तो याद रखना जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंगल, ध्यान रखिएगा, एंगल के आधार पर इसको हमने डिफाइन किया है। बहुत ही प्यार बड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आता है दूसरा पॉइंट बेटुआ, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब सुनेंगे आप। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और हम इस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं जिससे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को देखेंगे गौर से तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ग्रेटर देन 90 है। यदि बेटा एंगल π/2 से पाई तक होता है, π/2 को नहीं लिया है, तो वर्क डन हमारा जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा। कैसे मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू में। और याद रखना फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट के हमेशा उल्टा लगता है। अगला पॉइंट आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जीरो वर्क। जीरो वर्क का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा सा सिंपल, कि यदि हम बेटा ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और हम इस पर फोर्स ऐसे लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री। तो यदि आपके पास थीटा π/2 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम जीरो वर्क। तो वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसे हम जीरो वर्क के नाम से जानते हैं। तो ये हमने तीन बातें समझी हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको हम एक बार और समझाते हैं बेटुआ आपको। मैंने समझा आपके लिए वर्क,
वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसको अपन लिख सकता है एफ एक्स कॉस थीटा, और इसके बना दिए मैंने 3 भाग। मैंने बनाया एफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, 0 लिया है, π/2 नहीं लिया। देन वर्क ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव हो सकता है। वर्क की टाइप हमने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पढ़ी, लेकिन हमने यह भी जाना कि वर्क पॉजिटिव कब हो सकता है। मैंने आपको बोला इफ थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई इंक्लूड, π/2 नॉट इंक्लूड, देन हमने जाना कि जो वर्क होता है वो नेगेटिव वैल्यू में होता है। क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू में। और फिर हमने देखा इफ थीटा इक्वल टू π/2, देन हमने जाना देन वर्क हो सकता है, वो हो सकता है जीरो। क्या हो सकता है? जीरो। हमने ये 3 बातें, बड़ी प्यारी सी 3 बातें समझी। इसको उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टाइप्स ऑफ वर्क बेटा। और वर्क को बड़ा प्यार से देखा है, ये जीरो को इंक्लूड किया है, यहां पाई को इंक्लूड किया होगा, लेकिन π/2 को इंक्लूड नहीं किया है, तो π/2 को अलग से बताया है। ये जो जीरो वर्क होता है, ये जैसे कि कोई वस्तु, जैसे एंगल हम बात करें सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लगता है। अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। बात समझ गए? इसीलिए यहां पर जो वर्क होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज जीरो। अब केंद्रीय बल द्वारा सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति में किया गया जो कार्य होता है वो हमेशा शून्य होता है। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और बताता हूं कि सर्कुलर मोशन में कार्य के जीरो होने का कारण बताइए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वर्क के जीरो का अलग से फेस पढ़ाता हूं, बहुत ही प्यार से समझिएगा कि वर्क के जीरो होने का कारण, वर्क के जीरो होने का कारण, वर्क के जीरो होने का कारण बताइए बेटा। ये बढ़िया बात है, एकदम जबरदस्त बात है कि वर्क जीरो कब होता है। रीजन बताइए कि वर्क डन जीरो होगा। तो मित्रों, मेरे साथियों, बात को ध्यान से समझिएगा कि वर्क डन जीरो कब हो सकता है। वर्क डन मैंने लिखा, ये होता है एफ एक्स कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एक्स कॉस थीटा। ये 2 कंडीशन में जीरो हो सकता है। एक केस 1, केस फर्स्ट ये है आपका फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स जीरो नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं वर्क डन जीरो हो। फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन मिलेगा ही नहीं, लेकिन फोर्स जीरो नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि वर्क डन जीरो आ जाए। केस 1 और केस 2, केस सेकंड, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा तरीका। केस 1 है कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, एक्स नेट क्या हो जाए? जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपके पापा जी हैं, वो यहां से गए और घूमकर लौटकर यहीं आ गए, ढेर सारा काम करके आए, सुबह के निकले, शाम को लौट के घर पे ही आए, तो फिजिक्स कहती है कि आपने कोई काम नहीं किया जनाब। क्या मतलब है इसका? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बात समझे? दूसरा आता है केस नंबर 2, यदि एंगल 90 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू π/2, और जो π/2 है वो बिटवीन एंगल है, इसके बीच का है बेटा? बिटवीन कोण है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का, फोर्स के बीच का। ध्यान रखिए, तो ये भी आपका वर्क डन जीरो होगा। अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है एफ एक्स कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है, देन आंसर जीरो। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्क डन के जीरो होने का कारण 2 चीजें हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल। सर्कुलर मोशन में, इसमें सर्कुलर मोशन में वर्क डन के जीरो होने का जो कारण होता है वो केवल एंगल होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, बट एंगल हमेशा 90 होता है। इसीलिए राइट जो ऑप्शन है सर्कुलर मोशन में वर्क डन के जीरो होने का, वो है बेटा एंगल 90 बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। मैंने आपको लिए बोला, एक क्वेश्चन दिया सर्कुलर मोशन में किसी वृत्तीय गति में वस्तु के द्वारा कार्य के जीरो होने का कारण बताइए। जीरो होने का कारण दीजिए। मेरे साथियों बड़े ध्यान दीजिएगा, इसमें यह नहीं कहा है कि टोटल सर्कुलर मोशन है, कुछ भी दे रखा हो आपके लिए ये ऑप्शन में दिए रखें। डिस्प्लेसमेंट जीरो, π/2 है जो थीटा है, π/2 थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो, या नन ऑफ दिस। तो मेरे साथियों केवल एक ऑप्शन है थीटा π/2, डिस्प्लेसमेंट नहीं। क्योंकि अगर मैं सर्कुलर मोशन ये ले रहा हूं और अगर मैं सर्कुलर मोशन हाफ ले रहा हूं, इस सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी, यहां पे फोर्स जो है, पहले फोर्स को देखो बेटा, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, बीच का एंगल 90 है। यहां पर वर्क डन जो आएगा वो जीरो आएगा। यहां पर भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। मेरे साथियों अगर कोई कहे कि टोटल सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो मेरे भाइयों आप एक चीज जानते होंगे कि वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है fx cos थीटा। अगर आप x को भी जीरो ले रहे हैं और cos को भी π/2 ले रहे हैं, तो आप कलेश कर बैठेंगे क्वेश्चन में, ये जीरो गुणा जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए केवल एक कारण हो सकता है और वो कारण केवल क्या बचता है, ओनली एंगल π/2। तो मित्रों मैं आपको समझाने में शायद थोड़ा बहुत सफल रहा हूंगा इस चीज को लेकर कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा हमेशा जीरो होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है। यही कारण है मेरे साथियों कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ सैटेलाइट, अरे पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ सैटेलाइट कभी भी एनर्जी नहीं मांगता, वो लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। उसका कारण ही यही है दोस्तों, क्योंकि वो सैटेलाइट कोई काम करता ही नहीं है। ये किसने कहा, वर्क डन के अकॉर्डिंग कहा गया, फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहा गया। क्योंकि जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो सैटेलाइट हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर लगाता है और डिस्प्लेसमेंट सीधा लगाता है, दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा, अब केंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी पर सेंट्रीफ्यूगल द्वारा किया गया कार्य हमेशा जीरो आता है। इसीलिए जब कार्य ही नहीं हो रहा तो एनर्जी की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अरे यही कारण होता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ सैटेलाइट बिना एनर्जी लिए लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और हमारे पास जितनी भी सूचना है बिना एनर्जी दिए भेजता रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। अब आता है पॉइंट नंबर 4 बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वर्क। कार्य के अधिकतम व न्यूनतम मान को समझाइए। मेरे साथियों कार्य या तो होगा या कार्य नहीं होगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार्य आपको मिल जाए। तो नेगेटिव का यह मतलब नहीं होता कि वो मिनिमा है, अरे नेगेटिव का मतलब होता है एंगल गड़बड़ा रहा है। तो याद रखिए कार्य का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आ जाता है वर्क बराबर fx cos थीटा, और अगर हम इसको मैक्सिमम चाहते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, fx1, तो मेरे पास आ जाएगा fx। कार्य का मिनिमम वैल्यू को समझता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वर्क यानी fx cos थीटा। ऐसा मत करना मेरे साथी क्या मिनिमम वैल्यू लेना cos की -1, नहीं। अरे अगर आप वर्क को मिनिमम चाहते हैं तो होगा ही नहीं, तो बराबर 0। तो ध्यान रखिएगा वर्क का मैक्सिमम वैल्यू होता है fx और मिनिमम वैल्यू होता है 0। मैं इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़ा प्यार से समझिएगा। मेरे पास आ गया वर्क,
और वर्क की वैल्यू आ गई मेरे पास, वर्क की वैल्यू आ गई एफ एक्स, बीच में ले लेता हूं, वर्क आ गया मेरे पास एफ एक्स कॉस थीटा। इसके मैंने दो भाग बना दिए, एक तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया एफ एक्स, याद करना है और यह भी दिखाना है कि कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा कितना हो जाएगा 0, थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्वेश्चन आता है अगला, क्वेश्चन अगला आता है और आपसे बोला जाता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन जब आपके पास हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा, थीटा π/2 हो जाएगा। अगर थीटा π/2 हो जाएगा तो वर्क डन 0 मिलेगा, ये फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट पर लिया ना बिठा देना। तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हो। कोई भी कंटेंट की प्रॉब्लम आई तो आप बता सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास वर्क का एक सिस्टम था। अब आता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल पॉइंट। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क यानी कार्य की मात्रक व विमा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 5वां पॉइंट है और गजब का पॉइंट है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ समझना है बेटा। इसमें से कई बार डिफेंस भी क्वेश्चन पूछता है, आईआईटी भी पूछता है, जेईई मेंस पूछता है ना, यहां तक कि आपके जितना भी कंपटीशन एग्जाम है काफी अधिक मात्रा में इसकी चीजें पूछी जाती हैं। तो आइए मिलते हैं इससे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। दोस्तों जो वर्क आ रहा है वो आपने पढ़ा है एफ एक्स कॉस थीटा। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में देखें तो इसकी एक ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट किसे कहते हैं जानकारी करें। ऐसा यूनिट वे होती हैं जो वैज्ञानिक के नाम पर रखी जाती है और वर्क को डिफाइन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जूल। क्या नाम था, जूल। तो इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा जूल। ये बात अच्छी तरीके से जानकारी रखिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है। क्वेश्चन आता है इसका एमकेएस यूनिट समझाइए सर, इसका एमकेएस यूनिट समझाइए। इसका एमकेएस यूनिट के अंदर आता है न्यूटन मीटर, बेटा न्यूटन मीटर आता है, एक और आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एमकेएस यूनिट आती है, ध्यान रखें यहां पे से। अब क्वेश्चन आता है सीजीएस यूनिट समझाइए। क्या आता है, सीजीएस यूनिट समझाइए। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में बेटा न्यूटन की जगह डाइन सेंटीमीटर आ सकता है, अर्ग आ सकता है बेटा, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ सकता है। ठीक है बेटा, ये सीजीएस यूनिट में आएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे विमा की, तो विमा भी मिल जाएगी हमें सीधा सीधा ml स्क्वायर टी की पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दिस, दिस इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, इस चीज को आप बहुत ही प्यार से समझ सकते हो, ये डायमेंशन होती है। इसकी वैल्यू के बारे में भी आपको समझना चाहिए। इनको सीजीएस टू एमकेएस और एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्टेशन आना चाहिए। आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी लाजवाब बात आपके लिए पेश की जाती है, प्लीज यहां ध्यान दें दोस्तों। 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। बेटा याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, यहां तक कि आपको शायद यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जेईई मेंस 2008 में इस क्वेश्चन को, जेईई मेंस यानी आईआईटी का जो प्री एग्जाम होता है ना, उसमें भी आपको यह पूछा गया था। जब हमारे टाइम पे AIEEE के नाम से होता था, फिलहाल इसको हम जेईई मेंस के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। डिफेंस इसके क्वेश्चन काफी अधिक पूछता है। एक याद रखेंगे, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हमारे पास 2 स्पेशली वैल्यू हैं जिसको आपको बड़ा ईमानदारी के साथ समझना है। दोस्तों ये जहां तक आपने क्लास को समझा, मेरी क्लास सुबह से लगातार चल रही है आपके लिए, या प्रीमियम जो डाला जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से लीजिएगा। आज मैं शशांक शर्मा आप सभी को क्लास का यहीं पर विराम देता हूं और हमारी क्लास एंड होती है, और यहां से आगे की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर क्लास लीजिएगा और क्लास को आनंद लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,
और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। लव यू टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स।